वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं 2022 में, और हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ 2021 की, और उसी में आज हमारी 30th क्लास है, जिसमें हम फिर से 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं पेडागोजी के, जो 29 दिसंबर 2021 में आपके पूछे गए। बहुत ही जल्द ये सीरीज़ कंप्लीट होगी और फिर हम टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो कवर अप करेंगे। किसी भी स्टूडेंट ने अगर ये क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्लास 1 पर पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हमने कंटेंट के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए 2021 के अलग अलग शिफ्ट के, और उसके बाद अब हम ये पेडागोजी के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट का ये भी डाउट है, बहुत से कमेंट आते हैं कि मैम मैराथन करा दीजिए, जो मैराथन है वो करा दीजिए हमें। देखिए, अभी टॉपिक की मैंने आपको बताई है कि जिस बच्चे को भी स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, क्योंकि अभी टाइम है, ऐसा नहीं कि अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम है आपके पास अच्छा खासा, जिसमें आप कवर अप कर सकते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक लेवल पर सारे टॉपिक समझने होंगे, और मैंने बोला है कि जिनको स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, मैं हर क्लास में मोस्टली बता ही देती हूँ कि एक प्लेलिस्ट है जिसमें 32 क्लास मिलेंगी, जो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को, अगेन बोल रही हूँ, कि स्टार्टिंग से तैयारी करनी है साइंस की, तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो 32 क्लास में पहुँच जाएंगे आप। वो 32 क्लास में NCERT 6, 7, 8 का पूरा निचोड़ है, वो आपको देखना है। उसके अलावा भी अगर बहुत से स्टूडेंट को वो नहीं देखना, थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछे जा रहे हैं। तो आपको 32 क्लास की थ्योरी देखनी होगी। उसके अलावा जो बच्चे मैराथन सेशन देखने वाले हैं, तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का और लिंक आएगा, जिसमें आपको 5 मैराथन मिल जाएंगी, जिसमें हमने 6, 7, 8 की NCERT का जो निचोड़ है वो शॉर्ट में 5 मैराथन के थ्रू मैंने पहले भी कराया है, तो अभी के लिए आप उसको देख सकते हैं। बाकी जैसे ही ये चीज़ें कंप्लीट होंगी, हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो कवर अप करेंगे। तो आप लास्ट तक चैनल से जुड़े रहें, सारी चीज़ें साइंस में आपको कवर अप करा दी जाएंगी। बाकी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ देखें, बहुत सारा कंटेंट जो है वो पहले ही अवेलेबल है, तो वो चीज़ें भी प्लीज़ कवर अप करें, क्योंकि एक ही कंटेंट को बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं बनता। 6, 7, 8 का कंटेंट अगर मैं फिर से रिपीट करूँ तो उसका कोई सेंस नहीं है। वो मैंने करा दिया है, वो आपको करना है। बाकी मैंने 2021 के सारे पेपर देख लिए हैं, अब उसको लेकर मुझे किस तरह से कौन से टॉपिक पर स्पेशल फोकस करना है वो मैं चीज़ें करा दूंगी। बाकी आप पर्टिकुलर जो थ्योरी है वो मैंने आपको करा दी है, तो प्लीज़ वो 32 क्लासेस ज़रूर देखें। 5 मैराथन सेशन देख लें अगर शॉर्ट में देखना चाहते हैं, और ये 2021 की क्वेश्चन सीरीज़ तो देखनी ही देखनी है। चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला पेडागोजी का क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग टास्क इलस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी। विज्ञान जांच पड़ताल के रूप में, ज़्यादातर क्वेश्चन इंक्वायरी, जांच पड़ताल से ही आए हैं पेडागोजी में। निम्न में से कौन से कार्य इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं, मतलब किन इन 4 ऑप्शन में हमको दिखेगा कि साइंस जो है वो इंक्वायरी, जांच पड़ताल की तरह कार्य कर रही है। पहला ऑप्शन क्या दे रहे हैं, आइडेंटिफाई अ मैमल फ्रॉम अ पिक्चर ऑफ 4 एनिमल। ये तो बिल्कुल भी इसमें कुछ भी खोज या जांच पड़ताल नहीं हो रही, सिंपल सी एक बात बोल दी है कि 4 पशुओं के चित्र दिए हैं, उसमें से स्तनधारी की पहचान करनी है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर खोजबीन के लिए नहीं होगा, तो ये बाहर हो जाएगा। फाइंड आउट इफ़ आइस क्यूब मेल्ट एट द सेम रेट इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चे कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ क्रिया करेंगे, तो वो यहाँ पर जांच पड़ताल बिल्कुल करेंगे। ज्ञात कीजिए कि क्या बर्फ़ के टुकड़े गर्म और ठंडे पानी में डालने से समान दर से पिघलते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो एक एक्टिविटी करेंगे और जिसके थ्रू वो जाँच पड़ताल करेंगे। तो बी पॉइंट जो है बिल्कुल विज्ञान जाँच पड़ताल के रूप में देखा जा सकता है। सी पॉइंट देखते हैं, एनलिस्ट वेरियस यूनिट टू मेज़र टेम्परेचर। नहीं, तापमान को मापने के लिए जो विभिन्न मात्रकों की सूची है वो बनाए, जैसे केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, वो चीज़ यहाँ पर कहीं भी खोज से संबंधित नहीं है, छानबीन से संबंधित नहीं है, तो सी ऑप्शन भी बाहर होगा। डी पॉइंट देख लेते हैं, एक्सप्लोर फैक्टर विच डिटरमाइन द फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। बिल्कुल, उन कारकों की छानबीन कीजिए। यहाँ पर तो लिख ही दिया है कि छानबीन हमको करनी है जो द्रवों में वस्तुओं का तैरना या डूबना निर्धारित करती हैं। जैसे
आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, बुआन फोर्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेंसिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो सारे कारक बच्चों को पहचानने हैं, तो कहीं ना कहीं वो छानबीन खोज जो है वो करेंगे। तो बी और डी हमें ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं कि जिनमें बच्चे क्या करेंगे, छानबीन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट द जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट अंडर वेरियस फिजिकल कंडीशन एंड पोज्ड मैनी क्वेश्चन टू देम ड्यूरिंग द प्रोसेस। एक टीचर ने क्या करा, किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों को विभिन्न पौधों के बीजों के अंकुरण को विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में अन्वेषण करने के लिए कहा कि अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में हम बीजों के अंकुरण का क्या करेंगे, हम अन्वेषण करेंगे। फिर बोला और इसके दौरान उसने टीचर ने कई प्रकार के प्रश्न पूछे। जिन प्रक्रिया कौशल का वे विकास करना चाहते हैं उन प्रश्नों को उनके सदृश्य से मिलान हमें यहाँ पर करना है। मैच द क्वेश्चन विद द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेस स्किल दे इंटेंड टू डेवलप। मतलब एक क्वेश्चन के माध्यम से टीचर कौन सा प्रोसेस स्किल, कौन सा यहाँ पर हमको कौशल, प्रक्रिया कौशल वो उनके अंदर विकास उसका करना चाहती है, ये हमको बताना है। 3 क्वेश्चन टीचर ने पूछे और इन 3 क्वेश्चन के थ्रू टीचर ने कौन सा प्रक्रिया कौशल उनके अंदर प्रोसेस स्किल डेवलप करा, ये हमको यहाँ पर उसका विकास करा, ये हमको यहाँ पर बताना है। अब हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिससे हम अपने आंसर पर आ जाएं। देखिए जब मैं सी क्वेश्चन देखती हूँ, हाउ मैनी सीड्स ऑफ ईच काइंड्स आर ग्रोइंग, प्रत्येक प्रकार के कितने बीज वृद्धि कर रहे हैं, तो मैं प्रत्येक प्रकार के, तो वर्गीकरण यहाँ पर क्लासिफिकेशन मुझे देखने को मिल रहा है। तो सी प्रश्न में कहीं ना कहीं कौन सा कौशल, कौन सा जो डेवलपमेंट है वो टीचर करना चाहती है, वो यहाँ पर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जो है वो दिख रहा है कि प्रत्येक प्रकार के बीज वृद्धि कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के बीज जो हैं क्लासीफाई हो चुके हैं। तो सी का जो है वो थर्ड होगा। कौन सा कौशल यहाँ पे डेवलप हो रहा है, वो सी होगा, वर्गीकृत करना। तो सी हमको एकमात्र थर्ड जो है वो पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है और यही हमारा जो है आंसर होगा। मतलब पहला ऑप्शन ही यहाँ से हम अपने आंसर पर पहुँच गए। बाकी जो क्वेश्चन है वो हमको देखने ही नहीं पड़े, बाकी अभी हम देख भी लेते हैं। कौन सा पौधा मजबूत है जिसे सूर्य के प्रकाश में रखा गया है या जिसे छाया में रखा गया है। तो यहाँ पर कौन सा कौशल जो है वो डेवलप हो रहा है, यहाँ पर बच्चे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि विच प्लांट इज स्टडियर, द वन लेफ्ट इन द सन और वन लेफ्ट इन द शेड। कौन सा प्लांट यहाँ पर मजबूत होगा कि जिसे हम सन में रखते हैं या छाया में रखते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, सीधी सी बात है, जो छाया में होगा उसको भी जाकर देखेंगे और जो सन में होगा उसको भी जाकर देखेंगे। तो कौन सा प्रक्रिया कौशल, कौन सा प्रोसेस स्किल यहाँ पर उनके अंदर विकास हुआ, उसका डेवलप हुआ, तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। तो ए का हमारा सेकंड होगा। व्हाट डू यू थिंक, देखिए यहाँ पर सोचेंगे बच्चे, व्हाट डू यू थिंक सम सीड्स आर ग्रोइंग, है ना। तो वाई, सॉरी व्हाट नहीं, वाई, तुम क्या सोचते हो कि कुछ बीजों में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। तो वहाँ पर बच्चे परिकल्पना करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अ टीचर आस्क द फ्लोइंग क्वेश्चन टू हर स्टूडेंट। किसी शिक्षिका ने निम्न प्रश्न अपने विद्यार्थियों से पूछे। 2 तरह के प्रश्न पूछे यहाँ पर और हमको इन दोनों प्रश्नों के बारे में जो उनका नेचर है क्वेश्चन का, वो हमको यहाँ पर बताना है। इन क्वेश्चनों की जो प्रकृति है उसके विषय में हमें क्या सही है ये यहाँ पर बताना है। पहला क्वेश्चन जो शिक्षिका ने पूछा वो ये था, हाउ डू यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, आप विद्युत का किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे सब जो है वो अलग अलग आंसर देंगे। कोई कहेगा कि हम जो है पंखा चलाते, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में करते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ होती है। बहुत से बच्चे चाहेंगे कि हमारे पापा की फैक्ट्री है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। तो बच्चे जो हैं यहाँ पर मल्टीपल आंसर देंगे, अलग अलग आंसर देंगे। तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये हमारा ओपन एंडेड जो है, खुले विचारों वाला जो है, खुले सिरे वाला जो है ये हमारा प्रश्न है। तो पहला तो हमारा खुले सिरे वाला ही होगा। तो ये दोनों ऑप्शन बाहर होंगे, या तो 1 सही है या 4 तो सही है। वाई इज़ कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट पे एक आंसर देगा कि हम कॉपर का ही ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो बच्चे ज़्यादातर मोस्टली एक ही आंसर देंगे, क्योंकि वो डक्टाइल होता है और साथ में वो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाई कंडक्ट करता है। तो कुछ एक पर्टिकुलर आंसर वहाँ पर होगा
होगा, ऐसा नहीं है कि बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। तो ये बी में जो है आपका ये कैसा प्रश्न है, ये क्लोज एंडेड है, खुले सिरे वाला जो है ये प्रश्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, देखिए अगर आपको 2011 से 2019 के पैडागोजी के क्वेश्चन देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर 2011 से 2019 के जो पैडागोजी के क्वेश्चन है 10-10 पूछे गए थे उस क्लास पे पहुंच जाएंगे। तो सारी वो सीरीज़ भी देख ले जिसमें आपको 2011 से 19 के सारे पैडागोजी के क्वेश्चन जो है वो एक साथ मिल जाएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आ डिज़ायरेबल प्रैक्टिस in the context of organizing classroom investigating in science at upper primary level। विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा में खोजबीन का आयोजन कराने के संदर्भ में कौन सा वांछित अभ्यास है, ये हमको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इंसिस्टिंग ऑन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ करेक्ट रिजल्ट बाय स्टूडेंट। नहीं, हम कभी भी बच्चे को सही परिणाम के प्रदर्शन के लिए उस पर बल नहीं देंगे, जोर नहीं डालेंगे कि नहीं तुमको तो ये सही करके दिखाना ही है। जैसे कभी कभी टीचर बोल दिया करते थे जब हम छोटे थे, एक्सपेरिमेंट नहीं कैसे भी इसको सही करके दिखाओ, मुझे नहीं पता कैसे भी इसका जो कलर है वो केमिकल रिएक्शन से आप पर्पल करके दिखाओ। तो इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं होती है। वास्तव में हमें इस तरह से उन पर बल नहीं देना है, उनको सिखाना है, ना कि बोलना है कि बस आप इसको कैसे भी सही जो है वो कर लाओ। तो ये जो है यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये खोजबीन के आयोजन में जो है अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऐसे कार्य देना जिनमें नूतन उपकरणों की आवश्यकता हो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। खोजबीन में हमें नए नए उपकरणों की अलग अलग जो वस्तु हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि हम बच्चों को बोल देंगे कि नहीं कम से कम जो गैजेट हैं वो आप यूज़ करें, सोफिस्टिकेटेड जो गैजेट हैं वही सिर्फ आप क्या करें टास्क के दौरान यूज़ करें, तो ये भी नहीं होगा। अलाइंग स्टूडेंट टू डिस्कस द पॉसिबल सोर्स ऑफ एरर अमंग देम्स है, बिल्कुल ये हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में कि विद्यार्थियों में आपस में त्रुटि के संभावित स्रोतों पर विचार विमर्श करने की अनुमति देना, कि जो भी एक्सपेरिमेंट अगर सपोज उन्होंने करा है या जो भी खोजबीन वो कर रहे हैं उनमें क्या त्रुटि आ रही हैं, क्या रिसोर्सेज की वजह से ऐसा हो रहा, उन सब चीज़ों को लेकर बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये खोजबीन के आयोजन के संदर्भ में एक अच्छा जो है वो पॉइंट हो सकता है। तो 3 ऑप्शन सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 4th ऑप्शन देख लेते हैं, रिजिडली फॉलोइंग द टेक्स्ट बुक, ये तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा। इन टर्म ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड स्टेप एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, निर्देशित चरण और वांछित सामग्री के संदर्भ में पाठ्य पुस्तक का दृढ़ता से पालन करना, नहीं, ये तो बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट चीज़ बोल दी है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 ही जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे गए 2021 में वो इतने टफ नहीं पूछे गए थे एज़ कम्पेयर टू जब आप 2011 से 2019 के पेडागोजी देखेंगे। तो 2021 में हमको देखने को मिला कि पेडागोजी के क्वेश्चन इतने टफ नहीं आए, जैसे कि कंटेंट के क्वेश्चन जो है वो घुमा कर दिए गए। तो ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, अगर कंटेंट इजी है तो पेडागोजी टफ होगी, और अगर पेडागोजी इजी है तो कहीं ना कहीं कंटेंट जो है वो थोड़ा सा टफ होगा। तो ये चीज़ भी माइंड में आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से क्या विद्यार्थियों में ऊर्जा संरक्षण व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक उपयोग होगा, ये हमको बताना है। ये हमारा 5th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू असेस द स्टूडेंट एनर्जी कंजर्विंग बिहेवियर। ये कोई टॉपिक नहीं है कि हमें स्टूडेंट का एसेस करना है क्या, कि जो उसका एनर्जी कंजर्विंग बिहेवियर है उसका मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। एडमिनिस्ट्रिंग अ क्वेश्चनायर एंड एनालाइजिंग द स्कोर, स्कोर की बात हम कभी नहीं करते। एक प्रश्नावली देना और अंकों का विश्लेषण करना ये बहुत ही बेकार ऑप्शन होता है मूल्यांकन में कभी भी हमारा क्वांटिटी पर नहीं होता, हमारा क्वालिटेटिव होता है। गुण जो होते हैं उनको देखकर ही मूल्यांकन करते हैं। तो स्कोर की बात हम नहीं करेंगे। उस कक्षा को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों का इंटरव्यू लेना, ये तो बिल्कुल ही बाहर हो गया। हम विद्यार्थी का मूल्यांकन कर रहे हैं, टीचर का इंटरव्यू नहीं लेंगे, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया कि इंटरव्यूइंग ऑल द टीचर हु टीच दैट क्लास। फिर क्या है,
ऑब्जर्विंग स्टूडेंट एंड मेंटेनिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बिल्कुल ये हो सकता है। ये मूल्यांकन में एक बहुत ही अच्छी विधि होती है कि एनर्जी कंजर्विंग का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा मेहनत टीचर को ना करनी पड़े और वो बच्चे का मूल्यांकन कर दे, एनर्जी कंजर्विंग मूल्यांकन हो जाए। तो उसमें क्या कर सकता है, टीचर बच्चे को ऑब्जर्व करेगा और जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं कि पूरे साल भर में उसने क्या क्या चीज़ें करी, वो बनवाते हैं ना स्कूल में, एक पूरी फाइल बनवाते हैं कि आपने कहाँ अच्छी चीज़ें करी, तो उन सब का रिकॉर्ड रखिए। तो वो सारी चीज़ों से अच्छा मूल्यांकन हो सकता है। विद्यार्थियों का अवलोकन करना, ऑब्जर्व करेंगे टीचर, और साथ में उनके जीवन की कथाओं का जो रिकॉर्ड है वो, उससे क्या होगा, एक अच्छा महत्वपूर्ण मूल्यांकन, एनर्जी कंजर्विंग मूल्यांकन जो है टीचर वहाँ पर कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर हमारा बिल्कुल आंसर होगा। बाकी विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण का एक निबंध लिखने के लिए कहना, ये तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। एनर्जी कंजर्विंग का मतलब यहाँ से टॉपिक से नहीं है, मतलब कम से कम चीज़ों के थ्रू हम बच्चे का अच्छे से अच्छा मूल्यांकन, उसका मतलब ये है। आस्किंग स्टूडेंट टू राइट एन एसे ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, तो बाहर हो गया ये ऑप्शन। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, साइंस करिकुलम शुड एम एट एड्रेसिंग ऑल द फ्लोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्ड आ गया, मतलब नेगेटिव पॉइंट बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है निम्न में से सभी के लिए होना चाहिए, सिवाय किसके। अचीविंग इक्विटी, बिल्कुल निष्पक्षता हासिल करने के लिए होना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम है ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर विशेष वर्ग पर फोकस कर रहा है, कुछ को हीनता फील हो रही है, नहीं, जो पाठ्यक्रम है वो निष्पक्षता के हिसाब से होना चाहिए, तो ये पॉइंट पॉजिटिव है। एनकरेजिंग इन्वेंटिवनेस, बिल्कुल नवीन खोज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें नवीन खोजें बच्चे कर सकें, वो उस चीज़ को प्रोत्साहित कर रहा हो, ऐसा पाठ्यक्रम हो, ये भी सही है। इम्प्रूविंग स्टूडेंट स्कोर इन एग्ज़ाम, ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, हम CDP में भी पढ़ते हैं, परीक्षाओं में छात्रों के अंकों को सुधार करने के लिए इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो यही हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, तो यही एक्सेप्ट में आ जाएगा, तो ऑप्शन 3 ही यहाँ पर आंसर होगा। बाकी एनकरेजिंग रिफॉर्म इन एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा तंत्र में सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए होना चाहिए कि जो भी अगर कमियां हैं वो परीक्षा तंत्र की दूर हों, ऐसा करिकुलम हमारा होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर एक्सेप्ट होगा, मतलब वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कन्वे आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रोल ऑफ लैंग्वेज इन एक्विजिशन ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, विज्ञान की संकल्पनाओं को समझने में भाषा की भूमिका के संदर्भ में हमारी समझ, भाषा की भूमिका के संदर्भ में जो हमारी समझ है उसको निम्न में से कौन सा कथन दर्शा रहा है, ये हमको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, सम वर्ड्स विच आर यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस, बिल्कुल ये हो सकता है आपका आंसर कि रोजमर्रा की भाषा में प्रयोग होने वाले जो कुछ शब्द हैं उनको हम विज्ञान में विशिष्ट अर्थ देते हैं। जैसे अगर हम ये बोल देते हैं कि भाई हम तो क्या है, हम तो भाई पूरे प्योर वेजिटेरियन हैं, हम तो भैया शाकाहारी हैं, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो हमको एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया गया है साइंस में, हम हर्बीवोरस में आएंगे, फिर जो नॉन वेजिटेरियन है वो कार्निवोरस में आएंगे, और जो दोनों है वो ओमनिवोरस में आ जाएंगे। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो हम डेली में बोलते हैं या करते हैं उनको साइंस में एक स्पेसिफिक वर्ड दिया जाता है, और इसी तरह से जो लैंग्वेज का रोल है वो साइंस में हो जाता है। यही तो बोल रहा है, रोल ऑफ लैंग्वेज इन एक्विजिशन ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है वो कभी कभी एक स्पेशल मीनिंग जो है उसको साइंस में मिलता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक टर्म इज रिसीव्ड एज इट इज़ एंड नॉट इंटरप्रेटेड बाय द स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है कि वैज्ञानिक पदों का अर्थ जो का त्यों ग्रहण कर दिया जाता है और विद्यार्थी द्वारा उनका अर्थाकान नहीं होता। बिल्कुल होता है, बच्चे उनको इंटरप्रेट करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि जो बोल दिया बस वो सत्य ही है, नहीं, साइंस में हर चीज़ों पर बहस, ये सारी चीज़ें चलती हैं। लर्नर परफॉर्मेंस इन साइंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ देयर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बोल रहा है कि विज्ञान में शिक्षार्थियों का प्रदर्शन जो होता है भाषा के माध्यम में उनकी दक्षता से स्वतंत्र होता है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि जो लर्नर की परफॉर्मेंस है वो इंडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं जो उसकी भाषा में पकड़ है, भाषा में अगर उसकी पकड़ अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं
कहीं लर्नर जो है उसकी साइंस में भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को उनसे कनेक्ट कर पाएगा। अगर वो भाषा ही नहीं समझ पा रहा है तो वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा। तो इंडिपेंडेंट बोल रहा है, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट होती है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आंसर नहीं होगा। लैंग्वेज इज़ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस दैट प्रोसीड फ्रॉम द स्पीकर टू द लिसनर। भाषा जो है वो एक दिशीय प्रक्रिया है जो बोलने वाले से सुनने वाले तक जाती है। यहाँ हमें भाषा की डेफिनेशन डिफाइन नहीं करनी है, साइंस से भाषा का क्या संदर्भ है वो उसको रखकर पॉइंट बताना था, तो ये पॉइंट भी बाहर हो जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो ही यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि लैंग्वेज का रोल क्या होता है इन एक्विजिशन ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। जो विज्ञान की संकल्पनाएं हैं उनको समझने में भाषा का रोल क्या है, वो हमको पहले ऑप्शन में दिख रहा है कि जो रोज़मर्रा में हम भाषा प्रयोग करते हैं विज्ञान में जो है उनको विशिष्ट अर्थ दिया जाता है। कैसे दिया जाता है वो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया, तो पहला ऑप्शन हो गया यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप वुड प्रीसीड द रेस्ट इन एन इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लासरूम इन विच आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज टू बी इंट्रोड्यूस। किसी खोजबीन उन्मुख कक्षा में अगर हमें आर्किमिडीज का जो नियम है उससे परिचित कराना है बच्चों को, तो कौन सा चरण बाकी चरणों से पूर्व लिया जाएगा, ये हमको बताना है कि सबसे पहले टीचर क्या कराएगा। बहुत बार हमने ये कर लिया इस तरह का क्वेश्चन, तो सबसे पहले टीचर क्या करेगा, बच्चों को कुछ एक्टिविटी कराएगा, एक ऐसी एक्टिविटी जिससे बच्चा कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है वो उसको समझ में थोड़ा थोड़ा आए कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, नेचर और एनवायरनमेंट से जोड़ते हुए। जैसे अगर उसको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझाना है तो बच्चों से बोलेगा कुछ ऑब्जेक्ट रखने के बाद कि कुछ ऑब्जेक्ट को पानी में डालो और देखो कि कितने ऑब्जेक्ट उसमें डूब गए और तैर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट वो बच्चों के मन में डाल रहा है और फिर आकर बच्चे पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, और तब टीचर क्या करेगा, खुद भी डेमो करवाएगा और सबसे लास्ट में जब बच्चों के मन में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर वो समझाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब वो उनको एक्सप्लेन करेगा, इलेबोरेट करेगा जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है। तो यहाँ पर हमें पहला स्टेप बताना है, पहला चरण जो टीचर को कराना चाहिए वो क्या होगा, प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद अ क्लियर एंड इलेबोरेट स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नहीं, सबसे पहले स्टेटमेंट जो आर्किमिडीज का नियम है वो सीधा नहीं समझा देगा, पहले डेमो भी पहले जो है बच्चों को खुद से कुछ एक्टिविटी करने के लिए वो देगा। आर्किमिडीज नियम के संदर्भ में विद्यार्थियों को एक स्पष्ट और विस्तृत जानकारी देना, ये बहुत बाद में करेगा। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को सावधानी पूर्वक चयनित सामग्री के तैरने और डूबने के क्रियाकलापों में व्यस्त रखना, बिल्कुल ये चीज़ वो पहले करेगा कि कुछ ऑब्जेक्ट दे देगा और बोलेगा कि आप अब केयरफुली जाकर देखो कि कितने ऑब्जेक्ट पानी में डूब रहे हैं, तैर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की एक्टिविटी वो सबसे पहले कराएगा। तो ये पहला चरण आपका हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग द एपरेंट लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन डिप्ड इन डिफरेंट लिक्विड। ये देखिए थोड़ा डीपली हो गया, डीपली चीज़ स्टार्टिंग में नहीं कराएगा कि विभिन्न द्रवों में डालने पर वस्तु के भार में हुई आभासी कमी को दर्शाना, कि जो वस्तु का वेट है जैसे अगर 50 केजी है, पानी में डाला तो उसका वेट 4 जो है वो 40 केजी हो गया, तो इस तरह की चीज़ वो बाद में बताएगा। सबसे पहले तो बच्चों से यही बोलेगा कि सिंपल देखो जाके कि कितने ऑब्जेक्ट पानी में डूब रहे हैं या तैर रहे हैं। तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पर पहला स्टेप होना चाहिए। बाकी फोर्थ ऑप्शन भी देख रहे हैं, यहाँ पर फिर से एक्सप्लेनिंग शब्द आ गया, एक्सप्लेनिंग इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी एंड बुआंट फोर्स। जब बच्चे डेमो कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे, उसके बाद ही वो घनत्व और जो उत्प्लावन बल है उनकी जो संकल्पनाएं हैं उनको विस्तार में समझाएगा कि क्या रोल होता है यहाँ पर उत्प्लावन बल और घनत्व का। तो ये चीज़ें सब बाद में करेगा। सेकंड ऑप्शन वाला जो पॉइंट है ये सबसे पहले टीचर करेगा, तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9, constructing a graph to describe the relationship between the angle of incident and angle of reflection is an example of। प्रीवियस ईयर से रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है, ये 2011 से 2019 में ही कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से रिपीट करा गया कि आयतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए ग्राफ बनाता है टीचर। ब्लैक बोर्ड पर क्या करता है, ग्राफ जाकर बना देता है। तो यह किसका उदाहरण है, अब देखिए प्रिडिक्टिंग या हाइपोथेसिस, परिकल्पना या भविष्यवाणी यहाँ पर नहीं हो रही है। बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि कम्युनिकेशन है या इंटरप्रेटिंग है, तो जो सीटेट वालों ने आंसर माना वो माना कम्युनिकेटिंग। अब हम समझते हैं कम्युनिकेटिंग क्यों रहा होगा एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटिंग। बच्चे तो ये भी सोचेंगे कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा है और बच्चों को व्याख्यान करने की कोशिश कर रहा है। देखिए
कम्युनिकेशन यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल होगा, इसका मतलब आंसर है। और पहले भी इसका कम्युनिकेशन ही आंसर माना था। किस बेसिस पर माना होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों को कुछ अवधारणाएं जो हैं या कुछ भी चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो टीचर क्या करेगा, उस चीज़ को बोर्ड पर कंस्ट्रक्ट कर देगा और फिर उनको वो जो है रिलेशन जो है वो समझाने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है वो दूर हो जाएगा और बच्चों को जो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर इन्होंने कम्युनिकेटिंग, जो संवाद स्थापित करना है, वो यहाँ पर इसका टीचर जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। बाकी इंटरप्रेटिंग जो व्याख्यान है उसमें सीधा क्या करते हैं, जैसे अभी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, वो सीधा एक्सप्लेन कर देगा, उसकी व्याख्यान कर देगा, उसमें कोई डाउट वाउट नहीं है, बस सीधी व्याख्यान कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली कम्युनिकेटिंग जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए टीचर ने जो डायग्राम है, वो ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट करा है। तो ऑप्शन 1 ही सीटेट वालों ने सही माना है। क्यों माना होगा ये भी मैंने बता दिया। और आगे भी ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कम्युनिकेशन ही या कम्युनिकेटिंग जो इशू है उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ उसने की है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ अगर मैं दिल से पढ़ा रही हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना मैम के लिए कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ टीचिंग ऑफ टॉपिक साउंड, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ध्वनि को पढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का जो चुनाव है वो हमको यहाँ पर करना है। एक असर्शन दिया है, एक अभिकथन दिया है, वो क्या है, द टीचर शुड एक्सपोज द स्टूडेंट टू वेरियस काइंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज़। यहाँ पर बोला गया कि जब ध्वनि को पढ़ा रहा है तो टीचर क्या कर रहा है कि शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को कंपन करती विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से परिचित कराए। बिल्कुल, क्योंकि कंपन, वाइब्रेशन, क्योंकि जब भी साउंड ट्रैवल करती है तो वो पार्टिकल से टकराती है, वाइब्रेशन होती है और उसी से जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं टीचर जो है इसको समझाने के लिए क्या करेगा कि वो विद्यार्थियों को कंपन करती विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हैं वो उनको दिखाएगा, उनसे उनको परिचित कराएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल जब एक टीचर साउंड टॉपिक पढ़ा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, रीजनिंग क्या है, ऐसा टीचर ने क्यों करा कि इस तरह के वेरियस काइंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज़ जो हैं वो बच्चे को क्यों दिखाई। ऑब्जर्वेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस स्किल इन टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। बिल्कुल इसी वजह से तो बच्चे ने उनको ये सारी चीज़ें दिखाई होंगी। विज्ञान की शिक्षण अधिगम में अवलोकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल होता है, उससे बच्चे चीज़ों को जानते हैं। तो इसलिए टीचर ने क्या करा होगा, विभिन्न प्रकार की जो कंपन करती वस्तुएं हैं उनसे बच्चों को परिचित कराया होगा, उनको दिखाया होगा, क्योंकि विज्ञान में जो अवलोकन होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल होता है। तो ये दोनों ही सही हैं, दोनों ए और आर सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्यान कर रहा है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन 1 हो गया यहाँ पर सही। इस तरह से हमने ये 10 क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।